हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं विलियन और विलियनों में पढ़ रहे हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म हमने बताए थे कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 बताओ वासदाव का आपेक्षिक अवनमन। नंबर 2 क्वथनांक उन्नयन। नंबर 3 हिमांक अवनमन। नंबर 4 परासरण दाब। तो आज हमारा नंबर 4 चलेगा परासरण दाब। हम परासरण दाब से पहले आपको विसरण बताना चाहते हैं। पहले विसरण का उदाहरण समझ ले। एक बंद कमरा है और बंद कमरे में हमने इत्र की शीशी को खोल दिया तो वो इत्र पूरे कमरे में फैल जाएगी। परफ्यूम को खोलने पर परफ्यूम पूरे कमरे में फैल गई। दूसरा उदाहरण, पानी से भरे हुए पात्र में अगर हमने एक बूंद स्याही की डाल दी तो वह स्याही पूरे पात्र में फैल जाएगी। तो विसरण क्या है? पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता वाले स्थल से निम्न सांद्रता वाले स्थल की ओर गमन विसरण कहलाता है। विसरण किसे कहते हैं? पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता वाले स्थल से हमने कमरे में यहाँ पर इत्र की शीशी खोली तो यहाँ सांद्रता ज़्यादा है, उस हिस्से में कम थी तो अपने आप वो अणु उधर चले गए। गमन विसरण कहलाता है। विसरण के बाद मैं आपको अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़ाना चाहता हूँ। नाम से पता लग रहा है अर्धपारगम्य झिल्ली आधी चीज़ों को पार जाने देती है, आधी को नहीं। पहली बात तो ये फिनोल अथवा पोटेशियम फेरोसाइनाइड जैसे पदार्थों की बनी होती है। ये बोर्ड के पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि यह झिल्ली किससे बनी होती है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड से मिलकर बनी होती है। यह झिल्ली विलायक के अणुओं को आने जाने देती है, पारगमित होने देती है जबकि विलय के अणुओं को पारगमित नहीं होने देती। यह फिनोल अथवा पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। विलायक के अणुओं को पारगमित होने देते हैं और विलय के अणुओं को इसमें से पारगमित नहीं होने दिया जाता। ठीक है, तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली। परासरण दाब है। परासरण किसे कहते हैं? ये एक तरफ तो हमने रख लिया विलायक और एक तरफ रख लिया विलयन। विलायक के अणुओं का जरूरी नहीं है आपने विलायक और विलयन रखना है। एक तरफ आप रखो कम सांद्रता का विलयन
और दूसरी तरफ रखो उच्च सांद्रता का विलयन। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाली विलयन से उच्च सांद्रता वाली विलयन की ओर पारगम्य अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर गमन परासरण कहलाता है। किसे क्या कहते हैं दोबारा बताओ? कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च विलायक के अणुओं का, मैं लिख देता हूं परिभाषा, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर गमन विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर गमन परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर गमन की घटना परासरण कहलाती है। देखो यहाँ पर ये विलायक के अणु इधर से इधर जा रहे हैं, कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जा रहे हैं। अब है परासरण दाब। परासरण क्रिया के कारण, परासरण क्रिया के कारण अर्ध पारगम्य झिल्ली पर लगने वाले दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण क्रिया के कारण अर्ध पारगम्य झिल्ली पर लगने वाले दाब को परासरण दाब कहते हैं। अब मैं यहाँ दो प्रयोग कर रहा हूँ। एक पात्र लेंगे, प्रयोग संख्या 1। इसमें हमने जल भर लिया, विलायक भर लिया। एक हमने कीप को उल्टा करके लिया रखा, जिसमें शर्करा का रंगीन विलयन भरा था। शर्करा का रंगीन विलयन भरा था। उसके मुख पर हमने अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाई थी। पारगम्य झिल्ली लगाई थी। हमने एक पात्र में जल भर लिया, इसमें शर्करा का रंगीन विलयन भर लिया
मुख पर अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी। अब परासरण क्रिया होगी और जल के अणु विलयन में प्रवेश करेंगे, जिससे विलयन का तल ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, अर्थात विलयन का तल ऊपर उठ रहा है, अर्थात परासरण क्रिया हो रही है। दोबारा सुनिए, जल से बड़े एक जल से भरा हुआ पात्र लेते हैं, उसमें शर्करा के रंगीन विलयन से भरी, जिसके मुख पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हो, कीप को उल्टा करके रखते हैं। ऐसा करने पर परासरण क्रिया होने लगती है और जल के अणु विलयन में प्रवेश करने लगते हैं, जिससे जल का लेवल ऊपर उठने लगता है। थोड़ी ही देर में परासरण क्रिया रुक जाती हैं। तो नीचे कब रुक जाती है? जब नीचे की तरफ से लगने वाला परासरण दाब ऊपर की तरफ से लगने वाले द्रव के स्थैतिक दाब के बराबर पहुंच जाता है। परासरण दाब पाई जब ऊपर के स्थैतिक दाब HDG के बराबर पहुंच जाता है तो परासरण क्रिया रुक जाती है। जब परासरण क्रिया हो रही होती है तो नीचे से ऊपर की ओर चलने वाला परासरण दाब ऊपर से नीचे की ओर आने वाले स्थैतिक दाब के बराबर, नीचे की तरफ दाब लगता है स्थैतिक दाब, और परासरण क्रिया के कारण नीचे से ऊपर लग रहा है परासरण दाब। जब यह दोनों दाब आपस में बराबर हो जाते हैं तो परासरण क्रिया रुक जाती है। ठीक है भैया। अब मैं आपको प्रयोग संख्या 2 कराता हूं। एक आयताकार पात्र लेना, जिसके दोनों तरफ बेलनाकार सिलेंडर लगे हुए हों। इन सिलेंडरों में पिस्टन लगा हुआ हो। बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हो। पारगम्य झिल्ली लगी हो। इधर हमने एक कम सांद्रता का विलयन लिया। ये पिस्टन P1 है, ये पिस्टन P2 है। कम सांद्रता का विलयन लिया, उच्च सांद्रता का विलयन लिया, तो परासरण क्रिया होने लगेगी। विलायक के अणु इसमें से पार करके इसमें जाने लगेंगे, जिससे पिस्टन P1 नीचे दबेगा और पिस्टन P2 ऊपर उठेगा। कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जा रहे हैं, जिससे विलायक के अणु इधर से इधर पहुंचेंगे। तो क्या होगा? परासरण क्रिया के कारण विलायक की यहाँ भाई क्या होगा? पिस्टन P1 नीचे दबेगा, पिस्टन P2 ऊपर उठेगा। अगर मैं बाह्य बल लगाकर P2 पर बाह्य बल लगाकर परासरण क्रिया को रोका जा सकता है। पिस्टन P2 पर बाह्य बल लगाकर परासरण क्रिया को रोका जा सकता है। रोक लिया। अब जब हमने परासरण क्रिया रुक गई तो वह बाह्य दाब जो परासरण क्रिया को रोक दे,
क्या कहलाती है? परासरण दाब कहलाती है। परासरण दाब की तुल्य होती है। परासरण दाब की तुल्य होती है। ठीक है, तो हमने आपको आज जो पढ़ाया उसका टॉपिक का नाम था परासरण दाब।